ओम। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्मृति वृत्ति के बारे में। इससे पहले हम 4 वृत्तियों की बात कर चुके हैं, तो आज हमारा टॉपिक है स्मृति वृत्ति और यही लास्ट वृत्ति है 5 वृत्तियों में से। स्मृति वृत्ति। महर्षि पतंजलि ने स्मृति को कुछ इस प्रकार डिफाइन किया है। अनुभूत विषय संप्रमोश स्मृति, पातंजल योग सूत्र के पहले अध्याय के 11वें सूत्र में। इसका अर्थ है कि अनुभव किए हुए विषय का फिर उभराना स्मृति है। स्मृति मतलब मेमोरी। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो स्मृति का मतलब होता है मेमोरी। जो हमने पहले एक्सपीरियंस की हैं चीज़ें, वो दोबारा हमें रिमाइंड हो जाना, वो होता है स्मृति। अनुभव के आधार पर जब हमें किसी विषय का ज्ञान प्राप्त होता है, मतलब हमने किसी चीज़ को एक्सपीरियंस किया है, एक्सपीरियंस से हमें जो नॉलेज मिली है, उसी को अनुभूत विषय कहते हैं, मतलब जो अनुभव किया हुआ विषय है। और सूत्र में असंप्रमोश पद में सम प्लस प्र प्लस मुश, स्ते, चोरी करना, दम प्रत्यय हुआ है। इसका अर्थ है, मतलब संप्रमोश का एक प्रकार से तोड़ तोड़ के उसका अर्थ बताया है, जिसका अर्थ है अच्छी प्रकार से भूल जाना अथवा चुराया जाना। इसका संप्रमोश होता है। और तथा संप्रमोश में नत्र समास करने पर उसका अर्थ भिन्न हो जाता है। इस प्रकार इसका अर्थ है कि अनुभूत विषय का पूर्ण रूपेण व्यक्ति के अधिकार में बने रहना। संप्रमोश में अगर हम धम प्रत्यय लगाएंगे तो उसका अर्थ अच्छी प्रकार से भूल जाना होता है, पर उसमें नत्र समास यहाँ पे जुड़ गया है तो उसका अर्थ बिल्कुल अपोजिट हो गया है यहाँ पे, कि अच्छी प्रकार से जिसको हम भूले ना हो। मनुष्य जो कुछ भी अनुभव करता है उसके संस्कार मन में एकत्र हो जाते हैं। मतलब हमने जो भी आज तक एक्सपीरियंस किया है, सारी चीज़ें हमारे अनकॉन्शियस माइंड में हैं, स्टोर हैं, उसके संस्कार मन में एकत्र हो जाते हैं। ये योगिक भाषा में अगर हम इसको कहें कि हमें जो अनकॉन्शियस माइंड में जो रहता है उसको हम योगिक लैंग्वेज में कहें तो उसके संस्कार का अर्थ एक टाइप से जैसे हमने कुछ लिख दिया हो और वो वहाँ पे छपा ही रह जाए, तो संस्कार मन में एकत्र हो जाते हैं और वे संस्कार कुछ समय बाद उचित निमित्त को पाकर उपस्थित हो जाते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल हम कुछ इस तरह ले सकते हैं। हमने रात को कोई सपना देखा और हम पूरा दिन काम कर रहे हैं और अचानक से हमने रात को सपना देखा कि हम बिना हेलमेट लगाए बाइक चला रहे हैं और हम गिर पड़े। ठीक है, तो जब दोपहर में हमारे साथ कोई बाइक से रिलेटेड कोई बात सामने आएगी और हेलमेट से रिलेटेड कोई बात सामने आएगी, तभी हमें वो सपना याद आएगा। इस तरह वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर था, हमें याद नहीं था, सिर्फ वो हमारे सामने नहीं आया था, हमें एकदम कॉन्शियस माइंड में नहीं आया था, अनकॉन्शियस माइंड में तो था ना वो। यही चीज़ यहाँ पे है कि हम जो भी चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं रियल वर्ल्ड में, वो सारी हमारी अनकॉन्शियस माइंड में सेव होती रहती हैं। और जब एक परफेक्ट सिचुएशन होती है, उचित निमित्त, उसको पाके वो दोबारा वापस आ जाती है कॉन्शियस माइंड में। चित्त की इस वृत्ति को स्मृति कहते हैं। हमारे चित्त में अनुभव के अनुरूप संस्कार बनते हैं, यानी कि जो भी हमें एक्सपीरियंस हुआ है उसी प्रकार की हमारी मेमोरीज बनती है। संस्कार को हम परफेक्टली मेमोरी नहीं कह सकते, लेकिन संस्कार को हम समझने के लिए मेमोरी के तौर पे समझ सकते हैं। ये परफेक्ट संस्कार और मेमोरी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, पर यौगिक भाषा में संस्कार जो है वो कुछ मेमोरी जैसा ही है और संस्कार के अनुरूप स्मृति होती है। यानी कि हमारी जो मेमोरी है वो संस्कार के अकॉर्डिंग होती है। जैसे कि हम कोई भी काम करते हैं ना, तो संस्कार को हम इस तरह समझ सकते हैं, कोई भी काम करते हैं ना तो वो स्टोर होता रहता है। जैसे कहते हैं ना कि कर्म, चाहे हम कुछ भी काम करें, उसका पुण्य या अपुण्य भगवान जी वो लिखते रहते हैं। वो लिखते रहते हैं को हम इस तरह समझ सकते हैं, वो संस्कार बनते रहते हैं हमारे साथ। वो चीज़ एक एक टाइप से नोट होती रहती है या एक टाइप से स्टोर होती रहती है और फिर उसी के अकॉर्डिंग हमारी मेमोरी बनती है। स्वप्न की दशा में स्मृतियाँ अव्यवस्थित होती हैं। तो जब हम रात को सोते हैं तो उस टाइम जो हमें सपने आते हैं वो हमारी मेमोरीज़ के कारण ही आते हैं। वो उस टाइम पे रजोगुण और तमोगुण के कारण अव्यवस्थित होती हैं। जो हमने कल बात करी थी निद्रा वृत्ति में रजोगुण और तमोगुण के बारे में, उसके कारण वो अव्यवस्थित होती हैं। क्योंकि ये सत्य है कि अनुभव के बिना कोई भी स्मृति नहीं हो सकती है। हम वो चीज़ तो हम सोच ही नहीं सकते हैं जो हमने कभी एक्सपीरियंस ना की हो। हम वो चीज़ कभी भी नहीं सोच सकते। हम अपने सोच के दायरे में ही, हम अपनी एक्सपीरियंस के दायरे में ही सोच सकते हैं। जैसे जो
जन्मांध हो वो रूप वाली वस्तु का स्वप्न नहीं आता है। जैसे कि जो इंसान बचपन से पैदा हुआ तब से ही अंधा है, उसने कभी रंग रूप कुछ देखा ही नहीं है, तो उसको कभी वस्तु वाली चीज़ का स्वप्न नहीं आ सकता। एक इंसान जो कभी बोला नहीं हो, उसके सपने में कभी भी आवाज़ नहीं आएगी। आवाज़ वो, क्योंकि उसने कभी सुनी ही नहीं है, तो उसको पता ही नहीं कि आवाज़ कैसी होती है। प्रोफाउंड, जिसको हम प्रोफाउंडली डेफ कहते हैं, वो कभी भी उसको पता ही नहीं होता कि उस आवाज़ कैसे होती है। ऐसे ही जो प्रोफाउंड ब्लाइंड होता है ना बचपन से ही, और तो उसको भी नहीं पता होता कि कैसा दिखता है, रंग कैसे होते हैं, हाथी कैसा दिखता है, पंखा कैसा दिखता है, तो उसके अकॉर्डिंग तो कुछ नहीं पता उसको। तो उसको कभी भी इन चीज़ों के सपने ही नहीं आ सकते जो उसने कभी देखी ना हो। क्योंकि जब हम किसी भी वस्तु का अनुभव करते हैं तभी वह वस्तु और उसका ज्ञान दोनों प्रकाशित रहते हैं। जब हम किसी चीज़ का एक्सपीरियंस करते हैं तभी हमें पता चलता है उसका, उसके बारे में भी तभी पता चलता है, और वह कैसी दिखती है उस वस्तु के बारे में भी तभी पता चलता है। उन अनुभव से ही चित्त पर संस्कार पड़ते हैं। वो जो हमने एक्सपीरियंस किया उससे संस्कार बनेंगे, और उन संस्कारों से ही स्मृति बनती है। स्मृति भी दो प्रकार की होती है। जो स्मृति हमें उत्साह, श्रद्धा, वैराग्य की ओर लेकर जाए, जो वृत्ति हमें योग साधना की ओर आत्मज्ञान में सहायक होती है, वह अक्लिष्ट वृत्ति होती है, तथा जो वृत्ति योग साधना में बाधक बनती है वह क्लिष्ट वृत्ति होती है। क्लिष्ट वो होती है जो हमें दुख की ओर लेके जाती है, और अक्लिष्ट जो हमें सुख प्रदान करती है। तो ये दो प्रकार की वृत्तियाँ मैं पहले दिन से डिस्कस कर रही हूँ। अभी जो स्मृति वृत्ति है ये भी क्लिष्ट और अक्लिष्ट कैसे होगी? क्लिष्ट तब होगी जब हमें वो दुख प्रदान करे। दुख कैसे प्रदान करेगी? जब हमारे योग साधना में वो बाध्य बने। और अक्लिष्ट कैसे होगी? जब हमें वो सुख प्रदान करे। सुख कैसे प्रदान करेगी? जब वो हमें योग साधना की ओर अग्रसर करे, आत्मज्ञान में सहायक हो। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल भी दे रखा है आगे कि माता पिता द्वारा हमें जो संस्कार मिले होते हैं वह स्मृति रूप में मन में एकत्र होते हैं। बचपन में सिखाए गए अच्छे उपदेश या ये संस्कार कभी नष्ट नहीं हो सकते हैं, तथा ना ही इन्हें कोई चुरा सकता है। लेकिन जो ज्ञान हमें सिखाया जाए या अनुभव द्वारा ग्रहण किया जाए वह ज्ञान नष्ट नहीं होता। आवश्यकता पड़ने पर वह ज्ञान स्मृति के रूप में हमारे सामने आ जाते हैं। अब ये भी इसी चीज़ में आ गया कि हमारी बचपन से ही मेमोरीज बनती रहती है, और बचपन में हमें गाइड करने वाले मम्मी पापा होते हैं जो हमें एक छोटी छोटी चीज़ों से गाइड करते हैं कि हमें बाहर से आके हाथ धुलने चाहिए, इससे लेके हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। सब चीज़ें हमारे एक्सपीरियंस मम्मी पापा डिसाइड करते हैं। तो वो एक्सपीरियंस जो होते हैं उन्हीं के बेसिस पे संस्कार बनते हैं। अगर कोई बच्चा चोरी करता है और उसके मम्मी पापा उसे टोकते नहीं हैं, तो वो उसका एक्सपीरियंस ही ऐसा बनेगा कि चोरी करने से उसको कुछ फ़ायदा हो रहा है, नुकसान तो कुछ हो नहीं रहा। और अगर वही बच्चा चोरी करे और उसके मम्मी पापा उसको डांट लगाए, तो वो बच्चा डरेगा वो चोरी करने से, और वो बच्चा चोरी करेगा भी नहीं, क्योंकि उसके संस्कार में आ जाएगा। वो उसकी मेमोरीज ही ऐसी बन जाएगी, उसकी कंडीशनिंग हो जाएगी कि जब भी वो चोरी करेगा तब उसके साथ कुछ बुरा होगा। तो ये उसकी कंडीशनिंग हो जाएगी, और उसके एक्सपीरियंस ही ऐसे हो जाएंगे, फिर उसकी मेमोरी भी ऐसी बन जाएगी कि जब भी वो चोरी करेगा तो मम्मी पापा उससे नाराज़ हो जाएंगे, तो वो चोरी कभी नहीं करेगा। ये संस्कार बन जाते हैं और इसी से स्मृति बनती है। अतः आगे जो उन्होंने दे रखा है कि उक्त 5 वृत्तियाँ प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, जो हम डीप में अच्छे से पिछली 5 वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं, को महर्षि पतंजलि ने तीनों गुणों से युक्त बताते हुए निरोध करने योग्य बताया है। कि ये जो 5 वृत्तियां हैं, ये इन तीनों में रज, सम व तम तीनों गुण होते हैं। रजोगुण होता है वो चंचल होता है, तमोगुण जो हमें आलसी प्रमादी बनाता है, और सतोगुण जो हमें सात्विकता की ओर लेके जाए। तो इन तीनों को, ये जो 5 वृत्तियां हैं, ये पांचों में ये तीनों रहते हैं, पर इनका निरोध करना होता है, क्योंकि ये वृत्तियां क्लिष्ट होती हैं तथा क्लेशों का कारण बनती हैं। ये जो पांचों वृत्तियां हैं ये क्लेशों का कारण बनती हैं। ये अविद्या रूपी क्लिष्ट वृत्ति सभी दुखों का मूल है, और जो अविद्या है ना, वो वृत्ति सभी दुखों का मूल है। जो मेन कारण है ना, हमारे रीज़न है जो हमारे दुखों का, वो है अविद्या। अगर हमें विद्या होगी, ज्ञान होगा, तो हमें दुख नहीं होगा। तथा सुख की वृत्तियाँ सुख के विषयों में राग उत्पन्न करें। जब उस सुख के विषयों और सुख के साधनों में विघ्न उत्पन्न हो तो द्वेष उत्पन्न होता है। इस प्रकार ये वृत्तियाँ क्लिष्ट होने पर क्लेशजनक है, और इन सभी वृत्तियों के निरोध हो जाने पर संप्रजात योग सिद्ध हो जाता है। जब हम इन सब वृत्तियों को सिद्ध कर लेते हैं, मतलब इन सब वृत्तियों
का निरोध कर देते हैं, तब संप्रज्ञात योग, संप्रज्ञात होता है सबीज समाधि, एक टाइप की समाधि होती है, संप्रज्ञात योग सिद्ध हो जाता है, सबीज समाधि लग जाती है। पर इसमें सबीज यानी कि बीज के साथ है ये समाधि, जो हमारे पुराने जो बीज रूप जो हैं अभी संस्कार पड़े हैं उनका भी नाश नहीं हुआ है, जो पूर्व जन्म के संस्कार हैं इस तरह की चीज़ों का भी नाश नहीं हुआ है, जो हमारे कर्मों के संस्कार हैं उनका भी नाश नहीं हुआ है, तो वो असंप्रज्ञात समाधि में होगा। अभी के लिए संप्रज्ञात योग सिद्ध होता है इन पांचों वृत्तियों के निरोध करने पे, इन पांचों वृत्तियों के अभाव से। तो आज हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। हम कल एक नया टॉपिक लेंगे और नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओम।